हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन और अपडेट समय से मिल पाएँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, पेपर कैसा आता है ये सारी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। हालांकि ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, स्टेज फर्स्ट। हालांकि मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पर लेने वाला नहीं हूँ, केवल आप यहाँ पर अपना हिंदी का प्रैक्टिस कर पाएंगे। हिंदी की आपकी कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी दोनों के लिए दोस्तों। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, आप क्लास लीजिए और साथ ही साथ आप क्वेश्चन के रिप्लाई भी करिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट की तैयारी के लिए। तो देख लो भाई पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसके बाद में आपको जो अगली क्लास मिलेगी वो हिंदी की प्रैक्टिस सेट की मिलेगी। सॉरी, हिंदी की तो मिल गई, मतलब अंग्रेजी की। तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 25 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी लोग रेडी ना? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही आ गया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया भाई। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ था, अगर आपने वो नहीं किया है, उस क्लास को नहीं ज्वाइन किया था, तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अर्ध विवृत स्वर हैं, तो निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको अर्ध विवृत स्वर पहचानना है और आपको कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, अर्ध विवृत जो स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, अच्छा इसमें आप पहचानिए कौन सा आपको दिख रहा है अर्धविवृत स्वर। तो यहाँ पर अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये होता है छोटा ए, ठीक है ना, ओ होता है और औ होता है, ये आपके अर्धविवृत स्वर होते हैं। तो इसमें आपने पहचाना तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट मिल गया। ठीक है, अर्धविवृत और विवृत की अगर सिर्फ बात करें तो विवृत के स्वर होते हैं कितने, एक होता है। ठीक है, कौन सा होता है तो विवृत जो होता है ये बड़ा आ होता है, ये विवृत होता है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया हुआ था संवृत्त को लेकर के। तो संवृत्त स्वर जो होते हैं तो संवृत्त कितने होते हैं, 4 होते हैं, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, अर्ध संवृत्त स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ए होता है और ओ होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं अपना आंसर। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, शुद्ध है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, शुद्ध है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए, कौतूहल पढ़ा होगा आपने। ता में छोटे ऊ की मात्रा नहीं होती, बड़े ऊ की मात्रा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा अगर आपका उत्तर सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर सही नहीं है तो प्रयास करिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करिए। ठीक है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही प्रैक्टिस सेट आपका ये आपको मिल रहा है। प्रैक्टिस ज़्यादा करिए क्योंकि अब सिर्फ प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है। हालांकि आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली होगी, मैथमेटिक्स के भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल पैटर्न अलग होता है, सिलेबस में पहले बता चुका हूँ, और सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के जैसा। तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे सभी प्यारे भाई में। तीसरे नंबर पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सी है, जल्दी से पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा पा बनेगा, देदीप्यमान। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेटा डी सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, जो गलत है, असंगत है। जैसे बंदर, तो बंदर कैसा शब्द है, जातिवाचक शब्द है। ठीक है, नेपाल कैसा है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, मोटाई भाववाचक है। ठीक है, घृणा ये आपका जातिवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। कमेंट में आंसर ज़रूर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित या परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, क्रिया के अनुसार। चलिए फटाफट से बताएंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो भूतकालिक
रूप में, ठीक है, भूतकालिक रूप में हो जाएगा, जैसे राम ने रोटी खाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। यहाँ पे आपको काल पहचानना है। गाय घास चर कर चली गई, गाय घास चर कर चली गई। तो छठे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? चली गई, चर नहीं रही है, चली गई है। तो भविष्य में तो जाएंगे ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं होगा, भूतकाल में हो जाएगा ये वाक्य। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कह रहा है, बात तजुर्बा। क्या? बात तजुर्बा। बोलते समय ही समझ आ रहा है कि उपसर्ग हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बात तजुर्बा, यानी उपसर्ग शब्दांश। बोलते समय जब आप उच्चारण करेंगे तो जो शब्द से पहले प्रयोग किया गया उपसर्ग है उसके बीच में रुकावट का आभास होता है, बात तजुर्बा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अनिवार्य का विलोम शब्द पूछा गया है, विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो अनिवार्य का यहाँ पर क्या होगा? अनिवार्य का विलोम जरूरी नहीं, ये तो उसके विलोम नहीं होंगे, समानार्थक हो जाएंगे, समानार्थी शब्द। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 11 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम निम्न में से नहीं है। इन 4 क्वेश्चंस में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, अप्रयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब यहाँ पर रेखांकित अजीर को किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि अजीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। अजर का अर्थ क्या होता है? 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अजर का अर्थ बूढ़ा नहीं होता है, अमर भी नहीं होता है, ज्वर रहित भी नहीं होता है, क्या हो जाता है? आंगन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? विलोम, विपरीतार्थक। अब समानार्थी पूछा गया है, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 11वें में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, कौमुदी का समानार्थी शब्द टीका भी होता है, व्याख्या भी होता है, दिवाली भी होता है। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ूँ, रीड करूँ और आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। चलो बताओ जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आप क्या करेंगे? तो देखिए, मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं होता है। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? देखिए, इति और ईति का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? सही अर्थभेद चुनना है। यहाँ पे सही अर्थभेद वाला युग्म कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इति का होता है समाप्ति, ठीक है, क्योंकि आदि का प्रारंभ होता है। इति का समाप्ति होता है, तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पे समाप्ति, और इति का होता है विघ्न। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गलतियाँ अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हो जाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंकेक्षक, अंकेक्षक पूछा गया। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश पूछा गया, यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्द पूछा गया है। ठीक है, पढ़ा होगा, एक शब्द के लिए अनेक शब्द। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंकेक्षक का अर्थ क्या होता है, इसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, बच्चे हैं, पटाखे वटाखे छुटा रहे हैं आप लोग, हालांकि अपने सेशन पे ध्यान देंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा निम्न में से? 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, पत्रहीन नहीं, अपत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, संधि विच्छेद पूछा गया है।
नयन अभिराम, नयन अभिराम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा 16 नंबर में? नयनाभिराम दिया है लेकिन बनेगा क्या 16 नंबर पे? फटाफट से, नयन अभिराम बोला ना मैंने, नयन अभिराम। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वरी का संधि विच्छेद दिया है, आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि बड़ा आ और ए मिल करके क्या बना रहा है 17 पे? ए बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर वृद्धि संधि थी। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास? प्रतिक्षण, प्रतिदिन। तो पूर्व पद यहाँ पर आपको क्या मिल गया? अव्यय मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा 18 नंबर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा परीक्षा केंद्र में पहचानिए इनमें से कौन सा समास होगा। परीक्षा केंद्र, अपादान तत्पुरुष, हालांकि तत्पुरुष समास है लेकिन तत्पुरुष समास का भेद पहचानना है। अपादान है कि अधिकरण है कि संप्रदान है। तो परीक्षा के लिए केंद्र, तो यहाँ पर जो के लिए परसर्ग है ये किसका कारक चिन्ह होता है? संप्रदान। तो आंसर 19 में आप क्या करोगे? 19 नंबर में ऑप्शन नंबर सी कर लोगे। परीक्षा के लिए केंद्र यानी संप्रदान का तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? 20 नंबर पे सही विकल्प क्या होगा? देखिए हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए स्थायी भाव, क्या करेंगे? स्थायी भाव। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। देखिए अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या क्या होता है पहचानेंगे यहाँ पे। तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, तो वर्णों की आवृत्ति ठीक है। अगला यहाँ पे एक या अनेक वर्णों का क्रमानुसार आवृत्ति होना, ठीक है, ये भी सही है, जो कि लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, देखिए पंक्ति की आवृत्ति नहीं होती है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो यहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन। ठीक है, मैं एक साथ 5 प्रैक्टिस सेट के PDF आपको दे दूँगा टेलीग्राम पे, हालांकि इंग्लिश, हिंदी, गणित, जीके के। घर का जोगी जोगड़ा, तो इसके लिए आपको सही अर्थ बताना है फटाफट से। घर का जोगी जोगड़ा 22 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो निकटवर्ती व्यक्ति अपेक्षित रहता है। निकटवर्ती, भाई घर का जोगी तो निकटवर्ती व्यक्ति हो गया, जोगड़ा यानी अपेक्षित रहता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन आप हिंदी में सही कर पाए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आगे इसी प्रकार से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सेशन को लाइक ज़रूर करें।